हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो बेटा, हम लोगों ने ये जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो टॉपिक जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था डैट मीन्स की पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे उसका आंसर व्हाट्सअप नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शायद उनको नहीं आता होगा। दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो उन्होंने कहीं इधर उधर सर्च करने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने उतना टाइम नहीं दिया है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओके, अगर आप डिले कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आने में डिले आएगा, किसी भी तरह का, चाहे बोर्ड का रिजल्ट हो या फिर आपका नीट का रिजल्ट हो। और अगर आप सर्च करने की कोशिश नहीं किए यानी किसी भी तरह का, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको आंसर भी सर्च करने में उतना ही डिले होगा। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, वो सारे वर्क आपके लिए हैं। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किया था, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने दो यानी कि पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट किया, और उसके बाद शूट एपेक्स और रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को ये डिटेल से देखे थे, जिसमें हम लोगों ने शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में 3 अलग अलग थ्योरी आए थे। ठीक है, और शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया था, उसी में आया था पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन के बारे में। देखिए, पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन क्या है, तो पहले लिखते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन कुछ ये इस टॉपिक का नहीं, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। ये 2-3 जगह आते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी आपको आता है, एनाटॉमी में आपको ये टर्म आ गया, फिर आपको ट्रांसपोर्ट इन वाटर या फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें भी ये टॉपिक आएगा। तो ये एक कॉमन चीज है जिसमें डिवीजन के बारे में बताता है कि आखिर सेल जो है वह डिवाइड कैसे करता है। डिवीजन अकर्स parallel to the organ. Division occurs parallel to the organ या पार्ट। जब पार्ट ऑर्गन या पार्ट के पैरेलल जो डिवीजन होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग पेरिक्लिनल डिवीजन। ओके, क्या कहेंगे? पेरिक्लिनल डिवीजन। देखिए, पेरिक्लिनल डिवीजन हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए ओके, और यहां पर ये इस तरह से सब सेल है। ठीक, ये सेल है, उसमें से इस सेल को डिवीजन करना है। ये सेल डिवाइड किया है, तो ये डिवाइड करने वाला सेल डिवाइड करके किधर, इधर की ओर, इसके नीचे आएगा। यानी इस तरह का जिसमें डिवीजन होगा पैरेलल अब देखिए, तो यहां पर ये जो सेल का डिवीजन है ये इधर से इसके नीचे की ओर किया है या इसके नीचे तक आ गया है। ओके, तो ये हो गया पेरिक्लिनल डिवीजन, या इसी को इस तरह से भी बना के दिखा सकते हैं आप। ओके, यानी इस तरह से कोई
या सेल है, तो अगर डिवीजन होना है इसमें तो डिवीजन कैसा कर लेगा, ये डिवीजन इस तरह से कर लेगा, पैरेलल डिवीजन कर लिया, डिवीजन इस तरह से कर लिया, तो इसको कहेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन। अब आइए सेकेंड देखते हैं हम लोग, एंटीक्लिनल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन किस डायरेक्शन में होगा, यही इसी के बेसिस पर है। एंटीक्लिनल डिवीजन क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो कहते हैं डिवीजन परपेंडिकुलर टू द लेयर ऑफ फिल। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो वहां पर दिख रहा है उसी के बेसिस पर दोनों बना के दिखा देता हूं आपको। देखिए, अब अगर इसमें ये वाला पार्ट में डिवीजन होना है तो डिवीजन कैसे कर लेगा, ये तो इस तरह से कर लेगा। अब ये जो पार्ट है तो इसमें डिवीजन कैसे, यहां से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यहां पर ये परपेंडिकुलर हो गया, बीच से इधर और इधर भी डिवीजन हो गया, ये दो पार्ट में बट गया। और ज्यादा होना होगा तो फिर इधर की ओर हो गया, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे सेल है, अगर इसमें डिवीजन होना है तो डिवीजन कैसे कर लेगा, तो ये डिवीजन इस तरह से बढ़ा लेगा, परपेंडिकुलर हो गया, इसमें परपेंडिकुलर हो गया ये डिवीजन। तो ऐसे डिवीजन को हम लोग कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। ओके, तो पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन कंप्लीट एक समझ में, ये याद रखिएगा, आपको बहुत सारी जगह पे आएगा क्या होता है पेरिक्लिनल और क्या होता है एंटीक्लिनल डिवीजन सिर्फ। अब चलिए उसके बाद में हम लोगों को देखना है, कल हम लोगों ने रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन किया था, आज देखिए फटाफट सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो सॉरी रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हेडिंग देंगे आप रूट एपेक्स। जैसे सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में सब थ्योरी आए थे, हिस्टोजेन थ्योरी, कॉर्पस एंड ट्यूनिका थ्योरी, तो उस तरह से रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वही सब थ्योरी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह हिस्टोजेन थ्योरी है, ठीक है। तो रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये जो हिस्टोजेन थ्योरी है तो कहते हैं हिस्टोजेन थ्योरी believes that root apex had three histogen. Root apex has three histogen या लेयर, 3 हिस्टोजेन और लेयर। जैसे फर्स्ट में डर्मेटोजेन क्या बनाएगा, तो डर्मेटोजेन फॉर्म्स इपिब्लेम एंड रूट कैप, डर्मेटोजेन
forms एपीब्लेम एंड रूट कैप। एपीब्लेमा किसको कहते हैं? एपीब्लेम कहते हैं रूट हेयर को। ठीक है, अभी आगे लिखा दूंगा। एपीब्लेम का मतलब होता है बेटा यंगेस्ट अनक्यूटिनाइज्ड रूट ग्रोथ टू फॉर्म न्यूली हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एपीब्लेमा। उसी को रूट हेयर कहते हैं। एपीब्लेम का मतलब रूट हेयर। तो रूट एपीब्लेमा एंड ब्लेमा एंड रूट कैप को डर्मेटोजेन बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आइए पेरिब्लेम। पेरिब्लेम फॉर्म पेरिब्लेम क्या बनाता है? तो कॉर्टेक्स एंड फॉर्म्स कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस। और थर्ड है प्लीरोम। प्लीरोम क्या बनाता है? प्लीरोम फॉर्म्स पेरिसाइकल वस्कुलर स्ट्रैंड एंड पीथ। अगर होगा पीथ होगा तब। मान लो ये सब नाम आपको नहीं समझ में आ रहा, पीथ क्या होता है, वस्कुलर स्ट्रैंड क्या होता है, आगे आएगा। अभी पेरिसाइकल क्या होता है, ये सब मेन रूप से बेटा जो किसी प्लांट के वुड को अगर आप कट करेंगे तो उसमें जो वुडी रीजन देखते हैं, स्टेम का मतलब क्या हुआ? ब्रांच को काटे तो बहुत सारा रीजन दिखाई देता है ना उसमें। आउटर वाला जो प्लांट का स्टेम का सबसे बाहरी भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिडर्मिस। एक नाम पड़ गया एपिडर्मिस। उसके अंदर वाले रीजन का अलग अलग रीजन का अलग अलग नाम है। किसी का नाम एंडोडर्मिस यानी एपिडर्मिस के अंदर वाला, उसके बाद वाला रीजन को कॉर्टेक्स कह दिए, उस सबसे बीच वाला सेंट्रल को पीथ कह दिए, सबको मिला करके कुछ पार्ट के मिला करके स्टेल कह दिए। ये सब नाम है जो कि अभी आगे हम टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। यानी कि एक रूट को काटेंगे और रूट को काटेंगे तो रूट का भी कुछ थिकनेस है, तो अलग अलग रीजन का अलग अलग नाम है। तो उसी में आएगा आपको पेरिसाइकल, पीथ, ये सारी बातें जो है वहां पर आपको आने वाली हैं। तो आप यहां पर भी घबराएंगे नहीं कि ये सब क्या है। एक्चुअल में क्या है कि कहता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में रैम बोलते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम consist 5 पार्ट। वो 5 पार्ट, तो एक का नाम है 5 पार्ट, डैश देकर के यहां नाम लिख देता हूं मैं। क्यूसेंट सेंटर, कॉलुमेला इनिशियल, फॉर सेंट्रल पार्ट, ऑफ रूट कैप। एक ये पार्ट हो गया, डैश दे करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में देखिए कॉलुमेला हो गया इनिशियल फॉर रूट कैप के लिए। तब डर्मेटो कैलिट्रोजेन फॉर एपिब्लेमा एंड रूट कैप, एपिब्लेमा एंड जो एपिब्लेमा और रूट कैप के लिए है। ओके, फिर कॉर्टिकल इंडोडर्मल इनिशियल, ये पेरिब्लेम एंड स्टेल के लिए है। पेरिब्लेम एंड स्टेल इनिशियल क्यूसेंट हो गया, कॉलुमेला इनिशियल फॉर डर्मेटो एंड कॉर्टिकल इंडोडर्मल इनिशियल, इनिशियल कॉर्टिकल। हाँ, एक हो जाएगा आपका, 1 मिनट। क्यूसेंट हो गया, क्यूसेंट कॉलुमेला,
ओके ओके, एक गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्यूसेंट सेंटर कॉलुमेला इनिशियल एक साथ है, ये एक साथ हो जाएगा। ये वन पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, एंड ये थर्ड कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल। ठीक है, कॉर्टिकल, हाँ कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल। और फोर्थ पार्ट हो जाएगा पेरिब्लेम एंड स्टेल इनिशियल, पेरिब्लेम इनिशियल, और लास्ट पार्ट पेरिब्लेम, और 5 पार्ट स्टेल इनिशियल। ये 5 रूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम था, तो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब जो डिवीजन करके उस स्टेम के अलग अलग रीजन को डिवाइड करके बनाएगा, ये परमानेंट टिश्यू देगा। उसी तरह रूट एपिकल मेरिस्टेम में ये सब एक रीजन का नाम दे दिया गया है जो डिवाइड करके उस रूट के अलग अलग रीजन को बनाएगा। तो जैसे सूट में या स्टेम में कॉर्टेक्स होते हैं, पेरिसाइकल होते हैं, उस तरह रूट में भी ये सारे रीजन होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आपको बहुत सारे मॉड्यूल में या बहुत सारे बुक में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो बस एक नोट्स में एक पॉइंट के रूप में करके आप बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें थ्योरी के बारे में जानना था, कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी, ठीक है, फिर आपका हिस्टोजेन थ्योरी, ये सब थ्योरी उसमें इंपॉर्टेंट था। वो इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिए, इसको बस एक जगह लिख लीजिए। जैसे सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी तरह रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हमने आपको एक जगह कलेक्टिवली करके बता दिया है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब देखो यहां तक ये बातें हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आइए, कल हमने बोला था आपको, जिसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी आया था, कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया, बहुत अच्छा बात है। आपको जब डाउट लगे, जब प्रॉब्लम हो, आप कॉल कीजिए। अब आइए देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको मैंने पहले कराया है, अब आज दोबारा से बता रहे हैं। क्या है वो बात भाई? बात ये है कि हमने बोला था कि एक क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम का मतलब कि जो मेरिस्टेम अभी पूरी तरह से, यानी कि मेरिस्टेम तो है जिसमें डिवीजन करने की टेंडेंसी है, तो एक्चुअल में ये मेरिस्टेम कहां होता है? एम्ब्रियो ऑफ सीड में। सीड क्या है? एक तरह से एम्ब्रियो पार्ट है। प्रो मेरिस्टेम क्या बनाएगा? प्रो मेरिस्टेम बनाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम क्या बनाता है बेटा? तो प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम से क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल जैसे आप जानते हो, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, या कभी कभी प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम भी आते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करके क्या बना के देता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब पैरेन्काइमा, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करके क्या बना के देता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्वैड्रेनकाइमा। ओके बेटा, इस रीजन को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी अलग अलग टाइप के सेल डिफरेंशिएट हुए, अलग अलग उनका शेप हो जाएगा, अलग तरह के नेचर होंगे, अलग तरह का फंक्शन होगा, तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएट होना, यानी प्रोसेस का नाम हुआ डिफरेंशिएशन। कब? जब प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करके बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब आइए, ये बहुत शॉर्ट में बिना थ्योरी का मैंने बना दिया आपको, ताकि एकदम आसानी से कभी भी याद में रहे। अब देखिए,
प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवीजन करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, परमानेंट टिश्यू अगर बन गया है तो, चाहे जाइलम हो, फ्लोएम हो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सारी चीजें। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, किसी वजह से, जरूरत के लिए या एनवायरमेंटल फैक्टर से या कोई चीज की वजह से, किसी वजह से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू रिगेन दी कैपेसिटी ऑफ, दैट इज यानी कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डिवीजन करने की टेंडेंसी आ जाएगी और ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिवाइड करके क्या बना देगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बन गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बनना चाहिए था क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम, लेकिन बना है क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब आइए सेकेंडरी नाम क्यों बना, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बाद में बना है, ऐसा मेरिस्टेम जो बाद में बन के आया, ये मैंने आपको सिखा दिया, जिसका एग्जांपल कौन कौन सा है, तो कॉर्क, कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर, इधर लिख देता हूं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, वुंड कैम्बियम, ये सारी चीजें। तो क्यों, क्योंकि ये सेल डिवाइड करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसका नाम है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो इसलिए इनको बोले सेकेंडरी, जो बाद में मेरिस्टेम बना है, शुरू से नहीं था ऐसा मेरिस्टेम। तो जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बाद में बन के आते हैं, which are not present at the beginning, जो बिगिनिंग से नहीं है प्लांट में, बाद में डेवलप हुए, लैटर डेवलप हुए, उसको कहते हैं सेकेंडरी, जिसके एग्जांपल ये सब है। और इस प्रोसेस का नाम यहां पर क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बन रहे थे, परमानेंट टिश्यू, तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन बेटा यहां पर परमानेंट टिश्यू से क्या बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है, तो इसीलिए ये उल्टा हो गया। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन। अब आइए उसके बाद में डी डिफरेंशिएशन के बाद में फिर अब दोबारा से, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो डिवीजन करके फिर से क्या करेगा, तो फिर से ये कोई ना कोई परमानेंट टिश्यू देगा, उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। एग्जाम्पल सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो उसी का नाम पड़ गया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब देखो तो दोबारा से फिर क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, परमानेंट टिश्यू बना रहा है। यहां भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट बना रहा था तो डिफरेंशिएशन, यहां भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बनाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये सेकेंडरी वर्ड के साथ लगा है यानी दोबारा से इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा रीडिफरेंशिएशन। इसका नाम क्या पड़ जाएगा दोबारा से, रीडिफरेंशिएशन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म के बेसिस पर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन आपको जानना है। कल हमने आपको बोला था कि पहले ये सब चीजें आपको कराऊंगा, उसके बाद आपको ये सारी बातें आगे चलेगी। ओके, तो पहले यहां तक ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी प्राइमरी सेकेंडरी टिश्यूज के साथ साथ जो डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस की बातों को समझ गए। अब आइए चलते हैं, अब हम लोग हेडिंग देंगे परमानेंट टिश्यू। अब हमें हेडिंग क्या देना है, नाउ हमारा हेडिंग होगा परमानेंट टिश्यू। अब हेडिंग है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कहेंगे किसको भाई, देखिए सबसे पहले परमानेंट टिश्यू तो हम लोग उसको कहेंगे
कि जिस टिश्यू में डिवीजन करने की कैपेसिटी टेम्पोररी या परमानेंट डिवीजन करने की कैपेसिटी, यानी उस टिश्यू के सेल डिवाइड नहीं करेंगे। टिश्यू है तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल होगा, और उस ग्रुप ऑफ सेल के टिश्यू के सेल जो है वह डिवाइड नहीं करेंगे, जिनमें डिवीजन करने की टेंडेंसी अब खत्म हो गई है, और खत्म या तो परमानेंटली हुआ है या कुछ समय के लिए हुआ है, तो वैसे को हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू, जिनका एक अपना यानी क्या होगा, एक शेप होगा, परमानेंट शेप, साइज एंड एक फंक्शन होगा। तो वैसे टिश्यू को क्या कहेंगे हम लोग, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। ये बातें समझ गए? तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन। परमानेंट टिश्यू लॉस्ट टेम्पोररी और परमानेंट लॉस्ट टेम्पोररी परमानेंट डिवीजन कैपेसिटी to attain a permanent shape, size and function, shape, size and function called permanent टिश्यू। तो उसको क्या कहेंगे बेटा, उसी को कहेंगे परमानेंट टिश्यू। यहां तक ये बात पहले समझ लीजिए। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप। कितने टाइप के, टू टाइप्स। ओके, सबसे फर्स्ट में क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकेंड में टाइप क्या है बेटा, वह है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, दो टाइप की मिली। अब हम लोग को हेडिंग देना है पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे, तो जब इस टिश्यू के सेल ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, एक ही तरह के सेल के मिलके बने हैं, तो उसको कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जब एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बना हुआ कोई टिश्यू होगा तो उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सब प्लांट की बातें हैं। प्लांट में भी कौन सा, तो फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी हम लोग कर रहे हैं, यानी एंजियोस्पर्म के मेन रूप से यहाँ पर बातें चल रही है। ओके, तो चलिए, तो पहले इसमें ये बात समझ गए। तो इसमें लिखेंगे मेड अप ऑफ सिमिलर परमानेंट मेडअप ऑफ सिमिलर परमानेंट, यानी एक ही जैसे सेल से सभी जो होंगे एक ही जैसे सिमिलर परमानेंट सेल से बने हैं, एंड सेम फंक्शन भी होगा, एंड है सेम फंक्शन। और ये दिस इज थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप्स के होंगे। कौन कौन से, एक होगा पैरेन्काइमा, दूसरा होगा कोलिनकाइमा, और तीसरा होगा अस्कैलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड अस्कैलेनकाइमा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है,
ये लिख देंगे हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अबंडेंट परमानेंट टिश्यू है, यानी प्लांट में सबसे ज्यादा मिलने वाला अगर कोई टिश्यू है तो वह है पैरेन्काइमा। और कभी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके सबसे पहले क्या बनाता है, सॉरी, तो सबसे पहले डिवाइड करके वो पैरेन्काइमा बनता है। तो आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। तो पैरेन्काइमा मेड अप ऑफ थीन वॉल। थीन वॉल कहने का मतलब कि सेल वॉल की थिकनेस बहुत कम होगी, तो यहां पर थीन वॉल मतलब बहुत पतला सा सेल वॉल होगा। तो मेड अप ऑफ थीन वॉल आइसोडायमेट्रिक सेल। नेक्स्ट, द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो पैरेन्काइमा चूंकि टिश्यू का नाम है और उस टिश्यू के सेल का क्या नाम होगा, तो उस टिश्यू के सेल का नाम होगा पैरेन्काइमेटस सेल। इस सेल के यानी जो पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमा के टिश्यू के जो सेल हैं वो कैसे शेप के होंगे, तो वो ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। तो ये सब शेप के इसके शेप हैं, किसके, पैरेन्काइमा के सेल के शेप हैं, ठीक है। और ये लिविंग होते हैं। तो सबसे पहले चलो लिख देता हूं, दिस इज लिविंग टिश्यू, फिर दिस इज मोस्ट abundant and this is most abundant and common tissue। सबसे ज्यादा मोस्ट abundant यानी प्लांट में सबसे ज्यादा मिलने वाला है ये, ओके। तो मोस्ट abundant and common tissue है ये, ओके। अब इसका शेप ऐसे तो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, और उसके साथ साथ दिस में बी oval, round and polygonal in outline। यानी इस तरह के किनारे की तरफ से इस तरह के भी स्ट्रक्चर में ये देखे जाते हैं, उसी को कहते हैं आउटलाइन, ओके। फिर देखिए सेल वॉल इसके जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, यानी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज ही होता है। उसके साथ साथ सेल वॉल का कंपोजिशन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसका सेल वॉल सेलुलोज हेमीसेलुलोज का, कोलेनकाइमा का सेल वॉल सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा का सेल वॉल सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन का बना होता है। तो सेलुलोज के डिफरेंस आपको याद रखने होंगे क्योंकि इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये सारे जितने पॉइंट आप याद रखेंगे उतना ज्यादा आसानी से आपसे एमसीक्यू बनेगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पैरेन्काइमा का, तो ये शेप हो गया इसका, सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेल के बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी पूरी तरह से डेंस पैक होंगे,
और डेंस प्रोटोप्लाज्म भी होगा इसमें, कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो लगभग या तो बहुत स्मॉलर होंगे या तो एब्सेंट होगा, यानी सेल वॉल दो सेल के बीच का जो स्पेस है वो या तो एब्सेंट हो जाएगा और अगर होगा भी तो काफी छोटा सा साइज का होगा। तो इसी को कहते हैं कि सेल वॉल जो है, सेल जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं या फिर स्मॉल स्पेस होता है। ठीक है, cells are densely packed no intercellular space or with a small intercellular space। सेल्स आर डेंसली पैक्ड है तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, या अगर है भी तो विथ वेरी या और स्मॉल सेलुलर स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से अब डायग्राम से आपको मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं कि जब इंटरसेलुलर स्पेस अगर नहीं होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा और अगर होगा तो किस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ की ये बातें हैं। देखिए यहां पर ये सभी सेल हैं और ये सभी सेल में दो सेल के बीच में कहीं पर भी आपको कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं देने का मतलब यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल आपस में डेंसली पैक्ड है, पूरा एक दूसरे के साथ पूरा अटैच है, हर कॉर्नर से कॉर्नर अटैच है। लेकिन जब इंटरसेलुलर स्पेस होने का मतलब है सेल जो है वह इस तरह से अटैच होंगे। अब देखो यहां पर ये जो दिख रहा है ये इंटरसेलुलर स्पेस है, यहां पर ये छोटा सा जो दिख रहा है वह इंटरसेलुलर स्पेस है। देखें तो दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस और ये क्या हुआ, डेंसली पैक्ड सेल। यानी ये ऐसा टिश्यू है जिसके सेल सभी डेंसली पैक्ड हैं, ये ऐसा टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस दिखा दिया मैंने आपको। तो कहता है कि पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है जिसके सेल जो होते हैं ज्यादातर डेंसली पैक्ड होते हैं, यानी इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होगा और अगर होगा भी तो काफी छोटा सा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको समझ में आई बात। अब चलिए तो पहले पैरेन्काइमा में इंपॉर्टेंट बात आपको याद क्या क्या रखना है। मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, इसका शेप कैसा है तो ओवल है, राउंड है, पॉलीगोनल शेप का है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होगा और होगा भी तो बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, और ये लिविंग है, ये थिन वॉल्ड है, यानी ये इसके सेल वॉल काफी पतले होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म भी ज्यादा होता है। यहां तक ये बातें हो गई। अब इसके बाद में हम लोग फंक्शन देखिए कि पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या क्या है। तो यहां पर हेडिंग दे देंगे हम लोग फंक्शन। तो पैरेन्काइमा का क्या क्या फंक्शन है। देखो पैरेन्काइमा के बहुत सारे फंक्शन है, क्योंकि यह लिविंग सेल है तो ये अलग अलग प्लांट के हर एक रीजन में है। प्लांट का कोई ऐसा पार्ट नहीं जहां पे कोई ना कोई पैरेन्काइमा ना हो। तो रूट, स्टेम, लीफ सभी रीजन में पैरेन्काइमा होते हैं।
या फोटोसिंथेसिस भी कराता है, एयर कैविटी के रूप में भी होता है। जैसे कुछ आप देखते होंगे कि एक्वेटिक ऐसे प्लांट है जहां पर ओके, तो एक्वेटिक प्लांट है इस तरह से जहां पर जो प्लांट्स वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि उस प्लांट के अंदर एक एयर कैविटी होती है। तो एयर कैविटी किसमें होती है? एयर कैविटी होती है पैरेन्काइमा के सेल में, उसको कहते हैं एरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस कराने वाले पैरेन्काइमा को कहते हैं क्लोरेन्काइमा। जो मेसोफिल सेल आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाने वाले हैं। ओके, कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा होता है, उसे जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग नाम से ये पैरेन्काइमा जाना जाता है, जिसका अलग अलग रोल है, फंक्शन है, और उसी को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट में तो पहला देखिए, कहते हैं फाइबर लाइक elongated parenchyma is called progenchyma। उसको क्या कहते हैं? प्रोजेनकाइमा कहते हैं। क्या कहेंगे? इधर ही लिख देता हूं, प्रोजेनकाइमा। तो एक ये यानी प्रोजेनकाइमा अगर वर्ड कहीं पे आए तो समझो कि ये एक ऐसा पैरेन्काइमा है जो क्या है, फाइबर लाइक और इलोंगेटेड रीजन की तरह होते हैं। तो वैसे पैरेन्काइमा को प्रोजेनकाइमा कहते हैं। ओके, अब आइए प्रोजेनकाइमा, उसके बाद में है इपीब्लेमा। इपीब्लेमा देखिए, young and non-cutinized parenchyma of root gives rise to root hair called epiblema, which absorb water and minerals, क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। कौन? तो उसे इपीब्लेमा कहते हैं। ओके, अब आइए जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा इट इज ए जाइलम एलिमेंट, यानी जाइलम का पार्ट है। इट इज जाइलम एलिमेंट, ठीक है, यानी जाइलम का पार्ट है। which store food and lateral transport conduction of water का कंडक्शन कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। lateral conduction of water। उसके बाद डी में आइए, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम के पैरेन्काइमा को जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं, तो फ्लोएम में भी एक पैरेन्काइमा का पार्ट होता है, उसको कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो उसी तरह इट इज फ्लोएम एलिमेंट which store and
lateral conduction of food। जाइलम जो है वो वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करके लीफ तक लेके जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। जबकि फूड जो है बेटा कहाँ बनता है, प्लांट के लीफ में बनता है। तो जो फूड बना है कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलेक्यूल में भी बताया था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो फूड बना है कार्बोहाइड्रेट कहाँ, लीफ में, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है लीफ से रूट की ओर या वैसे रीजन में जहां पर फूड नहीं बन रहा है, यानी ब्रांच या स्टेम में। क्योंकि अगर कोई बॉडी प्लांट है, बड़ा सा प्लांट है, तो उसका स्टेम क्या होता है, ग्रीन कलर का नहीं है। और प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन कलर का नहीं है, यानी उस पार्ट में फूड नहीं बन रहा है, तो उस पार्ट को फूड पहुंचाने का काम किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। तो यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा यही काम करता है, स्टोर करता है फूड को एंड साथ ही साथ लैटरल कंडक्शन कराने का काम करता है। चलिए यहाँ तक ये बातें हो गई, हम लोग ये देख लिए। अब आगे आइए, और उसके बाद में आइए, तो ये हो गया हमारा। अब आइए क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है, तो जब पैरेन्काइमा के सेल में क्लोरोफिल होते हैं तो उसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा with chloroplast called क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस है। अब लीफ क्लोरेनकाइमा इज कॉल्ड मेजोफिल। लीफ क्लोरेनकाइमा इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, लीफ के क्लोरेनकाइमा को क्या कहते हैं, तो उसको ये मेजोफिल कहते हैं, मेजोफिल सेल, ठीक है, मेजोफिल या मेजोफिल सेल। अब मेजोफिल जो है वह दो तरह के हैं। मेजोफिल जो है बेटा वो दो तरह के हैं, एक होता है एस्पर्मजी और दूसरा होता है पैलिसेड। ओके, एक क्या होगा, एस्पर्मजी एंड दूसरा पैलिसेड। तो एस्पर्मजी पैरेन्काइमा एंड, इतना डिवाइड आगे की बात है, छोड़ो, डायरेक्ट इसी में लिखता हूं, इट इज टू टाइप्स। इंक लगता है मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है। हाँ, पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। अब पैलिसेड पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो ये कॉलमनर शेप का होता है। कैसा, कॉलमनर शेप का। और दूसरा होता है एस्पर्मजी पैरेन्काइमा। और एस्पर्मजी पैरेन्काइमा तो लोब, राउंड और इरेगुलर, लोब, राउंड और इरेगुलर इन आउटलाइन। कौन, एस्पर्मजी पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो बेटा ये बात हो गई। थोड़ा सा स्पेस के लिए मुझे मिटाना होगा।
अब चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ये, तो कौन कौन सा ये हो गया, तो क्लोरीन काइमा हो गया। ओके, क्लोरीन काइमा के बाद में आइए एरेन काइमा देखते हैं। आई थिंक क्या क्या हो गया था, ए बी सी डी, तो ये ई हो जाएगा, हाँ ई, और उसके बाद एफ, एफ हो जाएगा एरेन काइमा। आप लोग ए कैपिटल कर लीजिए, हाँ ए एरेन काइमा। तो पैरेन्काइमा विथ लार्ज एयर कैविटी पैरेन्काइमा विथ लार्ज एयर कैविटीज। अब एयर कैविटी से क्या फायदा होगा, अगर एयर की कैविटी होंगे, किसी भी चीज में आप एयर भर के नदी में डालो, पानी में डालो, क्या वो करेगा, फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। तो उसी तरह अगर पैरेन्काइमा में एयर कैविटी है और वो एयर कैविटी वाला पैरेन्काइमा प्लांट में, तो वो प्लांट वाटर के सरफेस पर फ्लोट करेगा। अब लार्ज एयर कैविटी, और ये किस में मिलता है, एक्वेटिक प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट एंड सम टेरेस्ट्रियल प्लांट, और कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट में मिलता है। तो उसी का नाम है क्या, उसी का नाम है पैरेन्काइमा। अब है एक स्टोरेज पैरेन्काइमा, जी हो जाएगा, स्टोरेज पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा में लार्ज वैक्यूल होते हैं जो कुछ फूड को या बाकी कंपोनेंट को स्टोर करने का काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, तो इसका नाम पड़ा है स्टोरेज पैरेन्काइमा। ओके, इसका नाम स्टोरेज पैरेन्काइमा इसी वजह से पड़ा है। ओके, जो खास करके किसमें, पोटैटो में, ऑपुन्सिया में, एलोई में, ये सब प्लांट में मिलता है। तो इसमें लिखता हूं स्टोर वाटर, स्टोर वाटर, म्यूसिलेज, वाटर को स्टोर करेगा, म्यूसिलेज को स्टोर करेगा, और साथ ही साथ किसको, फूड को भी स्टोर करेगा, म्यूसिलेज एंड फूड। एग्जाम्पल के रूप में एलोई, पोटैटो ट्यूबर। अगर ट्यूबर में कंफ्यूजन है, पोटैटो का वो पार्ट जहां से पोटैटो को कभी देखेंगे आपके घर में आता होगा, तो उस पार्ट में कुछ व्हाइट रंग के, कुछ व्हाइट के जैसा पार्ट कुछ बाहर आ जाता है उसके आंख वाले रीजन से, दैट इज द ट्यूबर रीजन। उसी को अगर सॉइल में डाल देंगे तो उससे नया प्लांट बन के निकल जाएगा, तो वो ट्यूबर रीजन उसी को कहते हैं। LOALOE, एलो पोटैटो, हाँ पोटैटो ट्यूबर, एलो पोटैटो ट्यूबर, और ऑपुन्सिया इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया आपका स्टोरेज पैरेन्काइमा। उसके बाद में है इडियोब्लास्ट कर देते हैं, हाँ इडियोब्लास्ट। ये जो है वो कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे टैनिन को, ये सब चीज को स्टोर करके रखता है अपने पास, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट या किसी केमिकल्स को स्टोर करके रखता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग इडियोब्लास्ट। ओके, तो ये लार्ज साइज पैरेन्काइमा होता है, तो लिखते हैं इसको लार्ज साइज पैरेन्काइमा। लार्ज साइज पैरेन्काइमा possesses tannin, TANNIN, possesses। अब आप ये ना पूछना टैनिन क्या है, बायोमोलिक्यूल में आया है आपको, तो इसीलिए मैंने उसमें बोला था कि बायोमोलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इसके पार्ट या इसके बहुत सारे कंपोनेंट के नाम आपको आगे आते रहेंगे। ओके, तो टैनिन, ऑयल या क्रिस्टल्स को ETC भी कर सकते हैं आप। ओके, G के बाद H, H के बाद I में सेक्रेटरी सेल। देखिए सेक्रेटरी सेल जो होते हैं, जो किसी चीज के सेक्रेशन का काम करते हैं, प्लांट
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी केमिकल का सिक्रेशन करते हैं, उसी को कहते हैं सिक्रेटरी सेल। ओके, तो वैसे सेल को क्या कहेंगे? सिक्रेटरी सेल, जो किसी चीज का सिक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो जैसे नेक्टर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज हैं, तो इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा प्रोड्यूस नेक्टर, ऑयल, etc। तो इस तरह से प्लांट का ये पार्ट यानी पैरेन्काइमा का पूरा टाइप जो है, टाइप या फंक्शन करने वाले अलग अलग का नाम, ये सारा चीज जो आपको एक जगह दे दिया। कंफ्यूजन, इडियोब्लास्ट याद रखिएगा, फिर आप एरेनकाइमा एयर से है, क्लोरेनकाइमा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से है, कहीं पर क्लोरोप्लास्ट होगा था फोटोसिंथेसिस करेगा, ये सब नाम थोड़ा याद रखिएगा। और इपिग्लेमा, कंफ्यूजन आपको 4 दिन बाद या 10 दिन के बाद भूल जाएंगे आप। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या होगा? तो नेक्स्ट हेडिंग होगा क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जो है वह एक, क्लोरेनकाइमा भी एक लिविंग सेल है और यह प्लांट को मेन रूप से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है, यानी प्लांट को सीधा खड़ा रहने में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और यह एक लिविंग सेल है, ये लिविंग है। तो हेडिंग देंगे कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड इलास्टिक मैकेनिकल टिश्यू। तो यहीं पर कर देता हूं, एंड इलास्टिक मैकेनिकल लिविंग टिश्यू। जैसे वहां पर पैरेन्काइमा में लिखे थे कि पैरेन्काइमा के टिश्यू के सेल को पैरेन्काइमेटस सेल कहते हैं, उसी तरह इसमें सेल ऑफ कोलेनकाइमा is called कोलेनकाइमेटस सेल। कॉल्ड कोलेनकाइमेटस सेल। तो कोलेनकाइमा के टिश्यू के सेल को क्या कहते हैं? तो कोलेनकाइमेटस सेल कहेंगे, यानी कोलेनकाइमा का सेल ऐसा सेल जो कोलेनकाइमा में होता है। और ये कैसा होगा? इसी में लिख देता हूं, विच में बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप। तो इस सेल के शेप कैसे हो सकते हैं? तो ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल हो सकता है। पैरेन्काइमा में भी आपको आया था राउंड, ओवल एंड पॉलीगोनल इन शेप। यहाँ पर स्फेरिकल इन शेप एक अलग है, ठीक है। अब यहाँ एक ही जैसा लगभग है, स्फेरिकल या राउंड एक ही जैसा है, तो दोनों चीज यूज कर सकते हैं आप। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत इसके लिए नहीं है। अब इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो एब्सेंट होता है, इसमें भी, इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। द इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, ठीक है, बिकॉज सेल्स आर, इंटरसेलुलर स्पेस वहां भी एब्सेंट के लगभग था, यानी होता भी तो काफी छोटा हो रहा था किसमें? पैरेन्काइमा में। और यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी सेल, बिकॉज सेल्स आर डेंसली पैक्ड। सेल जो है वो कैसे हैं? डेंसली पैक्ड है। और डेंसली पैक्ड का मतलब कैसा होता है? डायग्राम आपको हम बता के दिखा चुके हैं, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब सेल वॉल, इसका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल कैसा होता है? तो सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। अब इसमें एक डायग्राम मैं बनाता हूं, पहले आप देखो। कहता है कि कोलेनकाइमा के सेल का जो कॉर्नर पार्ट है, वो जो सेल वॉल होता है वो हाईली थिकेंड होता है। तो थिकेंड सेल वॉल एट द कॉर्नर ऑफ सेल, या थिकेंड एट द कॉर्नर, सेल वॉल इज थिकेंड एट द कॉर्नर। तो एट द कॉर्नर ऑफ द सेल, सेल वॉल इज थिकेंड। दोनों कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप। हाँ, चलिए ये देखिए, अब ये सेल है, ये कोलेनकाइमा टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सेल हैं, और उसका ये इस तरह से स्ट्रक्चर हम बना के आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें दिखाते हैं हम कि इसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं बेटा, वो कॉर्नर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हाईली थिकेंड रीजन होता है। और ऐसा उस रीजन होने का वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और साथ ही साथ पेक्टिन का जो रीजन है, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट, 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 जो भी कॉर्नर पॉइंट हैं, ये सभी कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट पे थिकनेस जो होते हैं वह ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा हम एक्चुअली में बताना क्या चाह रहे हैं। चाहे तो पूरा पेंट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पूरा नहीं कर रहे हैं। अब इतना भी ना कंफ्यूजन ना कि पूरे को क्यों नहीं हमने किया। अब देखो, दिस इज द सेल वॉल एंड थिकेंड कॉर्नर ऑफ सेल वॉल, जो भी सेल वॉल का ये कॉर्नर पॉइंट है। ओके, तो इस तरह से तो ये होता है थिकेंड सेल वॉल या दी कॉर्नर। तो at the corner cell wall is highly thickened due to more deposition of highly thickened due to more deposition of, किसका डिपोजिशन ज्यादा होने से? तो ड्यू टू मोर डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज या हेमीसेलुलोज भी। तो ज्यादा डिपोजिशन होने की वजह से वहां पर क्या होते हैं? थिकेंड हो जाते हैं। अब
कोलेनकाइमा होता क्या है? कोलेनकाइमा जनरली जो है वो कोलेनकाइमा डाइकोट में होता है, मोनोकोट में कोलेनकाइमा नहीं होते हैं। तो कहते हैं कोलेनकाइमा जनरली अकर्स बिलो द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में डाइकोट प्लांट। ओके, और क्योंकि मोनोकोट में ये एब्सेंट होता है तो इसलिए डाइकोट में ही हम लोग लिखेंगे। तो कोलेनकाइमा अकर्स below the epidermis in dicot प्लांट। तो डाइकोट प्लांट के एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में, और कोलेनकाइमा 4 to 5 लेयर के फॉर्म में होता है, यानी ये ज्यादातर ग्रुप के रूप में होगा। ठीक है, चलिए वो अलग बात है। तो कोलेनकाइमा ये एक लेयर के यानी 4 to 5 लेयर, 3 to 4 या 4 to 5 भी देता है कहीं कहीं पर। तो कहते हैं कोलेनकाइमा occurs in the form of 3 to 4 layer below the 3 to 4 layer and साथ ही साथ below the epidermis, below the epidermis either as homogeneous ब्रैकेट में continuously or in CHES or in patches, और पैचेज होगा तो discontinuous, और इन पैचेज दैट इज discontinuous। ओके, इन discontinuous, तो discontinuous फॉर्म यानी इन डाइकोट प्लांट। और एक ये और पॉइंट कि कोलेनकाइमा एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होगा तो मोनोकॉट में, एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट, एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट में ये क्या हो जाता है, ये एब्सेंट होता है। और डाइकॉट प्लांट में क्या होगा, ये तो डाइकॉट प्लांट में होगा लेकिन ज्यादातर क्या होंगे 3 to 4 लेयर के फॉर्म में होंगे। प्लीज टेक मी ओनली 1 मिनट। चलिए, तो ये यहाँ पर ये बातें हो गई। तो कोलेनकाइमा का अब सिर्फ फंक्शन हम लोगों को देखना है। देखो, कोलेनकाइमा का जो सबसे मेन फंक्शन है वह है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी स्ट्रेंथ देना। तो कोलेनकाइमा जिसके वजह से तेज हवा में भी कोई लीफ टूट के जल्दी नहीं गिरता है, तेज हवा चलती है लीफ मुड़ता है, और टूट के कम लीफ गिरते हैं। तो ज्यादातर लीफ जो प्लांट के साथ अटैच है उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिला हुआ है, तो उनको क्या इलास्टिसिटी दे रहा है ना। तो इसीलिए शुरू में लिखा था एंड इलास्टिक, तो इलास्टिक एंड मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है यह, जिसके वजह से स्टेम जो है वो इरेक्ट खड़ा रहते हैं। तो ये काम कोलेनकाइमा के वजह से। और साथ ही साथ जब कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये फूड सिंथेसिस का भी काम करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिसके कोलेनकाइमा के, वो दोनों फंक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोलेनकाइमा के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। अब देखो, फंक्शन
provide mechanical support, provide mechanical support, provide mechanical support to growing, provide mechanical support to growing plant during wind, during high wind, high velocity of wind या during high velocity wind prevent leaf fall, ठीक है, लीफ को फॉल होने से बचाता है, एंड प्रोवाइड elasticity also, it help to erect growing stem. तो ग्रोविंग स्टेम को एरेक्ट होने में मदद करता है। सेकेंड फंक्शन सिंथेसिस ऑफ फूड, कहते हैं व्हेन क्लोरोप्लास्ट present in collenchyma it synthesize food। तो अगर कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये क्या करेगा, फूड का सिंथेसिस भी कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ तक जो है वो कोलेनकाइमा तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद है लास्ट एक और टाइप परमानेंट टिश्यू का, यानी सिंपल परमानेंट का, वो है स्क्लेरेनकाइमा। क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग स्क्लेरेनकाइमा को और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक, और ये सारी बातें जो हैं वो आपको रिवीजन करके रेडी रखना है, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, थैंक यू।